कल बीच में ही लाइव बंद हो गया था, शायद वाईफाई वगैरह डिस्कनेक्ट हो गया था उसकी वजह से, लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि वाईफाई ठीक हो गया है। कल कौन सा पार्ट बीच में रहा था वो मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे से ही करवा देती हूँ इसमें। स्टार्ट। बोटेनिकल नेम्स हम कर रहे थे वेजिटेबल्स के, है ना। तो सबसे पहले जो लास्ट पार्ट था हमारा वही कर लेते हैं हम। लेग्यूमिनेसी का कर लेते हैं। लेग्यूमिनेसी आपको लास्ट में करवा रही थी मैं, जिसके अंदर क्या क्या था। पी, देन फ्रेंच बीन, उसके बाद आता है काउपी, देन क्लस्टर बीन और फेन्यूग्रीक। ठीक है। साइंटिफिक नेम इन सब के क्या क्या बताए थे। पी का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। ठीक है। फ्रेंच बीन का क्या होगा, फ्रेंच बीन का होगा, फ्रेंच बीन यानी राजमा, तो फेजियोलस वल्गैरी। ठीक है, फेजियोलस वल्गैरी। उसके बाद नेक्स्ट है काउपी। ठीक है। तो काउपी का बोटेनिकल नेम क्या है, विग्ना साइनेंसिस। उसके बाद आता है क्लस्टर बीन यानी कि गवार। गवार इसको बोलते हैं हिंदी में, तो साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। लास्ट आता है फेन्यूग्रीक, ट्राइगोनेला फेन्यूग्रीकम। फेन्यूग्रीकम। ठीक है। तो इन सभी के कौन सा एडिबल पार्ट होता है, पोर्ट्स, यानी पोर्ट्स में से जो सीड होते हैं, इसका एडिबल पार्ट क्या होता है, इसका एडिबल पार्ट होता है लीव्स। ठीक है। ये कल करवा दिए थे आपको कवर। इसका कौन सा होता है, लीव्स। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो कराने हैं वो जो पोटैटो टमाटो ये सब वेजिटेबल्स के कराने हैं, तो ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली को। तो सोलेनेसी फैमिली में सबसे पहले आ जाता है पोटैटो, उसके बाद टमाटो। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रिंजल, देन चिली। ओके। उसके बाद फैमिली आ जाती है कॉर्नवोल बुलेसी फैमिली। कॉर्नवोल बुलेसी फैमिली में आ जाता है स्वीट पोटैटो। ठीक है, यानी शक्करकंदी। बीट रूट होता है चकुंदर, और स्वीट पोटैटो यानी शक्करकंदी। और एक और आती है हमारी मालवेसी फैमिली। ठीक है। मालवेसी फैमिली में आ जाती है ओकरा यानी कि भिंडी। तो इन सभी के बोटेनिकल नेम हमें करने हैं अभी। सबसे पहले पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है, मैं इसके अकॉर्डिंग बताती हूँ कि आपको स्पेलिंग पढ़ना इजी रहे। ठीक है, ट्यूबरोसम। ये किसका बोटेनिकल नेम है, पोटैटो का। टोमेटो का क्या है, टोमेटो का है लाइको पर्सिकोन एस्क्यूलेंटम। ठीक है, लाइको पर्सिकोन एस्क्यूलेंटम। ब्रिंजल का सोलेनम मेलेंजिना, सोलेनम मेलेंजिना। चिली का क्या है, चिली का है कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम। ठीक है।
इसका जो पार्ट एडिबल होता है उसे हम बोलते हैं स्टेम या फिर ट्यूबर। बाकी सभी का जो एडिबल पार्ट होता है वो इटसेल्फ क्या होता है, फ्रूट। ठीक है, क्या होता है वो, फ्रूट। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का क्या है बोटेनिकल नेम, इपोमिया बटाटा। इपोमिया बटाटा। ठीक है, ये इसका कौन सा एडिबल पार्ट होता है, ट्यूबर। ओकरा का होता है अबिल मोस्किस एस्क्यूलेंटस। ठीक है, ओकरा का एक बार एग्जाम में आया हुआ है तो अच्छे से याद कर लेना इसको, थोड़ा सा टफ लगेगा ये नाम याद करने में। अबिल मोस्कस एस्क्यूलेंटस। ठीक है, इसका एडिबल पार्ट भी क्या होता है, फ्रूट। पहले ये बताओ कि जितने आपको पीछे बोटेनिकल नेम्स कराए हैं वो उसमें से आपने थोड़े बहुत कुछ याद किए हैं, पहले रिप्लाई करो ये, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको करवाते हैं। जितने भी लोग ऑनलाइन है बताओ कुछ एक याद हुए हैं आपको। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल्स कौन कौन सी, अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है अलग अलग बेस पे। तो एक है सबसे पहले डाइशियस, बाकी सभी बताओ, मोनोइशियस। ठीक है, इनके आपको सिर्फ एक दो एग्जांपल याद करने हैं, डाइशियस के और मोनोशियस के। मोनोशियस आपको बताया था कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों में एक जगह मिले, यानी एक फ्लावर में मिल जाए। डाइशियस जिसमें दोनों अलग अलग मिले। वो दो एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करा देती हूँ। चलो ठीक है, फिर अगर याद कर रहे हो तो ठीक है। तो बीट रूट और स्पिनच एक्चुअल में क्या है, जो हमारा क्रॉप फील्ड क्रॉप्स होती है ना वो थोड़ी याद करने में इजी लगती है हमें, क्योंकि उसके बारे में हम सुनते हैं। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल कुछ स्टूडेंट्स वैसे डिपेंड करता है सभी के इंटरेस्ट में कि इसको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल में थोड़ा सा याद करने का ज़्यादा है। ठीक है, तो आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ पार्ट आपका अलाइड एक्टिविटीज़ का रह जाएगा, वो आपका कल कंप्लीट होगा। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ रट्टे वाली चीज़ नहीं है, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ये थोड़ी सी रट्टे वाली चीज़ है, कोशिश करेंगे आज इसको कंप्लीट कर दें। तो मोनोइशियस का एग्जाम्पल है कुकुरबीट अमेरेंथस। ये एग्जाम्पल आपको याद करने ही करने हैं। कुकुरबीट सबसे इंपॉर्टेंट है। कुकुरबीट्स यानी जो बेल होती है वो होती है मोनोइशियस इन नेचर। ठीक है, ये आपको याद करना ही करना है, बाकी सभी याद कर लेना, जितने भी चार ही एग्जाम्पल है याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें फोटो पीरियड के बेस पे, फोटो पीरियड क्या होता है, कितने टाइम के लिए उसको एक्सपोजर चाहिए प्लांट को। ठीक है, तो ये हो गया। एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, एक होते हैं शॉर्ट डे, और उसके बाद होता है डे न्यूट्रल। कार्तिक, जो अर्थवॉर्म वाला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर करने वाला, वो आपका अलाइड एक्टिविटीज में ही है। ठीक है, वो अलाइड एक्टिविटीज में ही करवाएंगे आपको। देखो, फोटो पीरियडिज्म का मीनिंग क्या है, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल, इसका मीनिंग क्या है। हर प्लांट के लिए अलग अलग होता है, एक क्रिटिकल पीरियड होता है। ठीक है, हर प्लांट के लिए क्रिटिकल पीरियड होता है कि उतने टाइम के लिए उसको सन का एक्सपोजर चाहिए। तो लॉन्ग डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको उस क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा देर की सनलाइट चाहिए, ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, शॉर्ट डे क्या होता है, जिसको उस पीरियड से कम टाइम चाहिए फ्लावरिंग के लिए। कम टाइम मतलब डे टाइम उसको एक्सपोजर उसका कम चाहिए सनलाइट से। डे न्यूट्रल क्या होता है, इसको क्रिटिकल पीरियड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी फ्लावरिंग का क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा होना या फिर कम एक्सपोजर होना उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको बोलेंगे डे न्यूट्रल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आते हैं। लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल सबसे पहले कौन कौन से हैं लॉन्ग डे के लिए, जैसे मैंने आपको फील्ड क्रॉप्स में बताया था कि फील्ड क्रॉप्स में उसी तरीके से इसके अंदर भी डिवाइडेड है, ये लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, और क्या बताया था, डे न्यूट्रल। अब ये चीज़ आप बताओ कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि खरीफ क्रॉप लॉन्ग डे होती है शॉर्ट डे होती है, बताओ।
तो क्या बताया था मैंने, खरीफ क्रॉप का मोस्टली बताया था शॉर्ट डे होती है, और जो हमारी रबी क्रॉप्स होती है जो सर्दियों में उगाई जाती है वो मोस्टली लॉन्ग डे होती है। कार्तिक आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं यूज़ करने लग गए, SD लिख दिया, कैसे चलेगा इतने शॉर्टकट से काम। अभी तो आपको 11th की भी एग्जाम देने हैं। चलो कोई बात नहीं। लॉन्ग डे प्लांट, अब देखो लॉन्ग डे प्लांट में सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरीके से, आप याद कर सकते हो कि मैंने क्या बताया था, जो रबी क्रॉप्स होती है वो होती है लॉन्ग डे, है ना। रबी मतलब विंटर, ठीक है। विंटर की कोल्ड क्रॉप्स होती है। वेजिटेबल में बात करें तो जो कोल्ड एरिया में ग्रो की जाती है वो होती है थोड़ी कोल्ड क्रॉप, जो कोल्ड सीजन में ग्रो की जाती है। कोल्ड क्रॉप का नाम क्या है, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल कौन सी क्रॉप आती है एज ए सैलेड, रेडिश यानी कि मूली और कैरेट, ये दोनों एक जैसी दिखने में, है ना। उसके अलावा हमारे पास बच गए अनियन, प्याज और पोटैटो, ठीक है। ये दोनों आपको याद करने हैं। शॉर्ट डे प्लांट कौन से हैं, शॉर्ट डे प्लांट में आप ये एग्जांपल याद कर लो, स्वीट पोटैटो, क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन जैसा कि आपको पता है ये ग्रो होता है हमारा किसमें, खरीफ सीजन में। एक है पोटैटो। अब आप पूछोगे पोटैटो दो जगह क्यों लिख दिया, एक्चुअल में अगर फ्लावरिंग के टाइम उसको देखें ना, फ्लावरिंग के टाइम, फ्लावरिंग के लिए पोटैटो को का जो बिहेवियर होता है लॉन्ग डे बिहेवियर होता है, यानी उसको क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा टाइम चाहिए सन एक्सपोजर से या डे एक्सपोजर से फ्लावरिंग के लिए। लेकिन वहीं हम पोटैटो की ट्यूबराइजेशन की बात करें, जब ट्यूबर निकलता है, ट्यूबराइजेशन की बात करें, उस टाइम वो कैसे बिहेव करता है, उस टाइम वो बिहेव करता है शॉर्ट डे प्लांट की तरह। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जैसे राइस है, हमने जून जुलाई में ग्रो किया, ठीक है, उस टाइम तो दिन ज़्यादा बड़ा होता है, रातें छोटी होती है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि उनको शॉर्ट डे प्लांट क्यों कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल, ये क्लासिफिकेशन उनकी फ्लावरिंग के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो उनकी जो फ्लावरिंग है वो कंपैरेटिव, वो ऐसा नहीं है कि हमने जून जुलाई में उसकी सोएंगे उसी टाइम फ्लावरिंग होगी। उनकी फ्लावरिंग कंपैरेटिवली लेट होती है, और वो उसी टाइम ही होती है जब उनका जो क्रिटिकल पीरियड है उससे ज़्यादा उनको सन का एक्सपोजर मिले, ठीक है। इसीलिए उनको लॉन्ग डे, उसको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। सिमिलरली लॉन्ग डे की बात करते हैं, मान लो नवंबर दिसंबर में सोइंग करते हैं, तो उसका जो फ्लावरिंग टाइम होगा वो कब होगा, वो उस टाइम होगा जब डे एक्सपोजर क्या होगा, जो उनके क्रिटिकल पीरियड से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए उनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। डे न्यूट्रल में क्या आ जाएगा, अब देखो आलू टमाटर प्याज मोस्टली एक साथ आते हैं ना, तो हमने प्याज और आलू लिख दिया, यानी अनियन और पोटैटो लिख दिया, बचा क्या, टोमेटो। टोमेटो को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। नहीं कार्तिक, फ्लोरिकल्चर से क्वेश्चन नहीं आते, करने की जरूरत भी नहीं है उसमें, कि फ्लोरिकल्चर करने बैठ जाओगे तो फ्लोरिकल्चर में तो आप खत्म ही नहीं होगा सिलेबस। तो डे न्यूट्रल क्या है, टोमेटो, ब्रिंजल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बात करें हम, चिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ओकरा को कोई फर्क पड़ता, काउपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद कुकुर बीट्स जो होते हैं ना, हमारी कुकुर बीट्स, ठीक है, तो याद कर लेना। कुकुर बीट्स का एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी दिया, मोनोइशियस में भी, और यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन जो वेजिटेबल की होगी वो किस बेस पे होगी, लाइफ साइकिल के बेस पे, लाइफ साइकिल के बेस पे, ठीक है। तो लाइफ साइकिल के बेस पे अगर देखते हैं तो ये भी 3 क्लासेस आ जाती है। सबसे पहले आ जाती है एनुअल, फिर आ जाती है बायनियल, फिर आ जाती है पेरिनियल, ठीक है। एनुअल, बायनियल, पेरिनियल, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था एनुअल का कि 1 सीजन से रिलेटेड होता है ये वर्ड, ये 2 से ही पेरिनियल जो पूरा टाइम लेता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ सारी, इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। तो पेरिनियल में आ जाएगा स्वीट पोटैटो, ठीक है। बायनियल में क्या आ जाएगा, बायनियल में आ जाएगा रेडिश, उसके अलावा कैरेट, उसके बाद जो कोल क्रॉप्स है ना, कॉलीफ्लावर और कैबेज भी इसमें आ जाएगी, देन इसमें आ जाएगा अनियन, ठीक है। एनुअल में आ जाएगा
टोमेटो, काउपी, ब्रिंजल और ओकरा। कार्तिक, डे न्यूट्रल वो प्लांट्स होते हैं जिनको क्रिटिकल पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको कितने भी टाइम का एक्सपोजर मिल जाए उनकी फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है। ये है डे न्यूट्रल का मीनिंग, यानी वो डे लेंथ ज़्यादा हो चाहे कम हो, वो हर चीज़ के लिए न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये हो गया लाइफ साइकिल के बेस पे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा क्रॉप्स पे। तो सबसे पहली क्रॉप है टोमेटो। लास्ट टाइम भी मैंने क्रॉप्स कराई थी, हालांकि एग्जाम में आने के चांसेस, मतलब आने के चांसेस तो थे इसलिए मैंने करवाई थी, लेकिन उससे पहले कभी क्वेश्चन ऐसे आए नहीं थे। लेकिन इस बार आपको ध्यान से करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था सीड रेट से। और सीड रेट जैसा कि मैं कहती हूँ आपको हर फील्ड क्रॉप का याद होना चाहिए। इसी तरीके से वेजिटेबल और जिनका मैं करवा रही हूँ, चाहे तो एक टेबल बना लेना, कैसे भी आपको याद करने पड़ेंगे ये, ठीक है। तो टमाटो का साइंटिफिक नेम आपको बता दिया। इसका जो ओरिजिन है वो हुआ है पेरू में, ठीक है। और टोमेटो का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से है? लाइकोपीन की वजह से। साइंटिफिक नेम क्या बताया था? लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम, ठीक है। इसका जो फ्रूट टाइप है, फ्रूट टाइप, इसके फ्रूट को क्या कहा जाता है? इसके फ्रूट को बेरी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बेरी। उसके अलावा ये कैसी क्रॉप है? वार्म सीजन की क्रॉप है, सेल्फ पोलिनेटेड वाली क्रॉप है, ठीक है। सेल्फ पोलिनेटेड। अब सेल्फ पोलिनेटेड ऑब्वियसली क्या होती है? मोनोइशियस होती है, ठीक है। फिर आता है डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल, ये सेल्फ पोलिनेशन, मोनोइशियस, डाइशियस, ये चीज़ आप साइंस में भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब 60 मार्क्स की साइंस आती है तो साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर आपका ऐसा था कि 60 मार्क्स की एग्रीकल्चर आती थी और 40 की साइंस, लेकिन अब रेशो चेंज हो गया है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको साइंस में भी। टोमेटो वार्म सीजन क्रॉप है, सेल्फ पोलिनेटेड और डे न्यूट्रल प्लांट है। और टोमेटो से रिलेटेड हम कुछ भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसकी प्रोसेसिंग करते हैं आगे, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, तो जो केमिकल यूज होता है इसकी प्रिजर्वेशन के लिए, केमिकल फॉर प्रिजर्वेशन, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट। क्योंकि टोमेटो क्या है? एक कलर्ड फ्रूट है। एक होता है पोटेशियम मेटा बाय सल्फेट, ठीक है। तो ये जो यूज होता है पोटेशियम, ये किसके लिए यूज होता है? ये हमारा कलरलेस सब्सटेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें ये चीज याद रखनी है कि जो KMS यूज होगा, KMS, ठीक है, KMS बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ये हमेशा कलरलेस, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कलरलेस जूस के लिए या फिर फ्रूट पल्प के लिए यूज होता है। टमाटो के अंदर कलर होता है तो कलर वालों में क्या यूज होता है? सोडियम बेंजोएट। तो ये ध्यान रखना प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है। फिर बारी आती है सीड रेट की, ठीक है। अगर नॉर्मल वैरायटी है तो सीड रेट करेंगे 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर है इसका सीड रेट, ठीक है। और अगर हाइब्रिड है तो 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर, अगर तो हाइब्रिड है, ठीक है। लिखा आता है ये वैरायटी है या फिर हाइब्रिड है, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना, ये याद कर लेना 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर। क्योंकि टमाटो के सीड्स देखेंगे आपने बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो वो लाइट वेट होते हैं एकदम, ठीक है। फिर आ जाती है टोमेटो की वेराइटीज। वेराइटीज इसमें है, सबसे पहले आ जाती है पूसा रूबी, ठीक है। फिर है पूसा 120, अर्का सौरभ। अब ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है, हिसार ललित, हिसार ललित, ये नेमेटोड से रेजिस्टेंट है, नेमेटोड रेजिस्टेंट, ठीक है।
उसके अलावा एक पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा, ये भी इंपॉर्टेंट है वैरायटी। ठीक है, एक वैरायटी है रोमा। एक बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप की गई थी फ्लेवर, FLAVR सेवर। ठीक है, ये वैरायटी कैलजीन कंपनी ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1994 में इसको बनाया था, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फ्लेवर सेवर कैलजीन कंपनी ने 1994 में बनाई थी, बायोटेक्नोलॉजी से ये डेवलप की गई थी, ये भी ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछे कौन सी टोमेटो की वैरायटी बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप की गई थी, तो उसका आंसर क्या देगा? फ्लेवर सेवर। कौन सी कंपनी ने बनाई थी? कैलजीन कंपनी ने। कब बनाई थी? 1994 में। ठीक है, तो इसका ये आ जाता है बायोटेक से डेवलप कौन सी वैरायटी है। यहाँ पर हो गया हमारा टमाटो कंप्लीट। इसकी डिजीज रह गई, इसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक बार हम कर लेते हैं। डिसऑर्डर, इसके डिसऑर्डर है, एक तो होता है फ्रूट क्रैकिंग। ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग यानी जो टमाटो का फ्रूट है, जो बेरी है, उसमें क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। वो तब होती है जब उसमें बोरोन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, फिर एक आता है ब्लोसम एंड रोट। ब्लोसम एंड रोट यानी जो टोमेटो का वो बना है, फ्रूट बना है, वो एंड पे जो फ्रूट बना है उसमें रोटिंग स्टार्ट हो जाती है, वो गलना स्टार्ट हो जाता है। ये होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। तो BER नाम से ही होता है ब्लोसम एंड रोट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आती है पफिनेस। कई बार टमाटर ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है, ये कब होता है? जब पोलिनेशन ढंग से ना हुआ हो, पुअर पोलिनेशन की वजह से टोमेटो में पफिनेस आती है। ठीक है, और उसके अलावा एक होती है कैट फेस। तो कैट फेस अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो कैट फेस हमारा ये भी किस टोमेटो का डिसऑर्डर है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कैट फेस किसका डिसऑर्डर है। ये कब होता है? अगर एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन, अगर ढंग की इसको ग्रोइंग कंडीशन नहीं मिली हो ना कोई भी, तो टोमेटो की शेप जो होती है थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैट फेस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से BER है, ब्लॉसम एंड रूट। ठीक है, बाकी सारे रीड करके जाओगे, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो ध्यान दे जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोटैटो। बहुत फेमस है, आधे से ज़्यादा लोगों को पसंद होता है आलू, इसीलिए इसको कहा जाता है सब्जियों का राजा, किंग ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, ये क्या होता है? रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। अच्छा, मैं आपसे एक 6th क्लास का क्वेश्चन पूछती हूँ, आप 11th क्लास में हो। स्टार्च को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? इसका आंसर आप दो, ये 6th क्लास की बुक में क्वेश्चन है कि स्टार्च को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं। बताओ आप। इसका ओरिजिन भी हुआ है पेरू में। पता है तो बताओ आंसर, नहीं पता तो रिप्लाई कर दो कि नहीं पता। फिर उसके बाद आती है सीड रेट की बात। सीड रेट एक्चुअल में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रामा रामानुजन। ठीक है, इन्होंने क्या डेवलप किया था? इन्होंने पोटैटो के सीड डेवलप किए थे जिनको TPS बोलते हैं, ट्रू पोटैटो सीड। ठीक है, तो अगर हमारे पास TPS अवेलेबल है, जनरली TPS से सोइंग नहीं की जाती, कम की जाती है, 150 ग्राम पर हेक्टेयर, और सबसे ज़्यादा जो अपने ट्यूबर से डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं उसमें क्या करते हैं? क्या आंसर आया है? राजेंद्र का आंसर आया नहीं, हिमानी का आंसर आया आयोडीन। वेरी गुड हिमानी। आयोडीन हम यूज करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन डालते हैं कुछ ड्रॉप्स। ठीक है, जब उसमें ब्लैक ब्लैक ब्राउनिश टाइप का कलर आ जाता है, इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अच्छा ये बताओ, ये तो आपने बता दिया। एक और टेस्ट भी था इसके बाद, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? चलो कोई बात नहीं, अभी पहले ये करा देती हूँ मैं। हाँ,
तो पोटैटो का क्या सीड रेट यूज़ करेंगे, 100 से 150 ग्राम सीड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। और 25 ग्राम का जनरली ट्यूबर का जो पीस लेते हैं ना, हम 25 ग्राम का पीस लेते हैं, ठीक है। तो वो जो पीसीज होते हैं ना, उनका जो अगर वेट चेक करें तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, ठीक है। केमिकल का नाम पूछा है मैंने, चेस्टा रिएक्शन का नाम नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं, सब छोड़ो। आयोडीन का बता दिया, आयोडीन का इम्पोर्टेंट, सॉरी इसका स्टार्च का बता दिया कि आयोडीन से करते हैं। इसमें स्टार्च का नाम आया तो बाई चांस मुझे याद आ गया। तो पोटैटो का सीड रेट हो गया। उसके बाद आपको पता है कि अगर फ्लावरिंग की बात करें तो ये C4 प्लांट है, सॉरी यहाँ पे वो लिखना था शोर डे लॉन्ग डे, मैंने गलती से लिख दिया। बाकी आपको मैंने पोटैटो का यहाँ बता ही दिया था। क्या बताया था कि अगर हम बात करते हैं इसकी पोटैटो के फ्लावरिंग टाइम की, उस टाइम क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी ट्यूबराइजेशन की, उस टाइम क्या होता है, ये शॉर्ट डे प्लांट होता है। यानी फ्लावरिंग के लिए इसको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए और ट्यूबराइजेशन के लिए इसको कम एक्सपोजर चाहिए, ठीक है। फ्रूट टाइप क्या होता है इसका, फ्रूट टाइप इसका भी होता है बेरी। वो फिर से नहीं लिख रही मैं, फ्रूट टाइप क्या होता है इसका, बेरी, ठीक है। पीएच कितनी रिक्वायरमेंट होती है इसको शोइंग करता है। ये स्लाइटली एसिडिक पीएच के अंदर भी पोटैटो को हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि राइस को कर सकते थे। तो अगर पीएच 5.5 से 6.0 है तो भी इसके लिए ओके है, ठीक है। वेराइटीज कौन कौन सी है, जो कुफरी वाली वेराइटीज है वो मोस्टली इसी की मिलेगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका। ये आपका होमवर्क है, कल आप देख के आना कि कार्बो 6th क्लास की जो बुक में एक बेसिक सा कंसेप्ट दे रखा है कि कार्ब, जैसे इसको स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आयोडीन चेक करते हैं, आयोडीन से करते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, ये आपका होमवर्क है, देख के आना। तो वैरायटीज कौन कौन सी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी ज्योति, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2 और इसी तरह चिप्सोना 3। ये सभी है पोटैटो की वैरायटी। हिमानी आपने कोई पुराने लेक्चर सुने हैं अभी? नेक्स्ट आते हैं पोटैटो के डिसऑर्डर्स। अगर डिसऑर्डर्स की बात करें तो सबसे पहला डिसऑर्डर है ब्लैक हर्ट, ठीक है। टमाटो और पोटैटो दोनों की इंपॉर्टेंट है डिसऑर्डर। ब्लैक हर्ट एक्चुअल में क्या होता है, जो पोटैटो होता है आपको पता है स्टेम है, लेकिन ये अंडर द ग्राउंड ग्रो होता है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है ब्लैक हर्ट। आपने देखा होगा पोटैटो, ठीक है, कई बार ब्लैक हो जाता है अंदर से, तो उसको बोलते हैं ब्लैक हर्ट। वो किसकी वजह से होता है, अगर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। एक होता है होलो हर्ट, ठीक है, थोड़ा सा वो गल सा जाता है खाली, उसमें ये कब होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन उस पर क्या कर दे, स्प्रे कर दे। एक्चुअल में क्या होता है, कहा का क्या जाता है, ये कहा जाता है कि हमेशा रिकमेंडेड डोज अप्लाई करनी चाहिए, है ना। किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ का एक्सेस वो नुकसान करता है। तो अगर ये फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया, एक्सेस कर दिया, तो ये होता है डिसऑर्डर, होलो हर्ट नाम है इसका। उसके अलावा आता है चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी क्यों, क्योंकि पोटैटो को क्या करते हैं हम, थोड़े से कूल प्लेसेस में इसको ग्रो करके वो करते हैं। तो अगर बहुत लंबे टाइम तक इसको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने स्टोर कर रखा है, तो उसकी वजह से इसमें हो जाती है चिलिंग इंजरी, ठीक है। ठीक है ईमानी, आप एक एक करके थोड़े बहुत पीछे वाले लेक्चर्स भी सुनते रहो, ठीक है। कार्तिक मैंने ये पूछा है, जैसे स्टार्च को चेक करने के लिए बेसिक आयोडीन यूज करते हैं, वैसे ही अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चेक करना हो किसी सब्सटेंस में तो क्या क्या यूज करते हैं। ये 6th क्लास में दे रखा है आपके, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, क्योंकि जैसे हम आगे पढ़ते हैं ना, हम आगे की चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें याद कर लेते हैं और पुरानी चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये देखने को बोला है। ऑनलाइन भी मिल जाता है आजकल, वैसे आप चेक करोगे एनसीईआरटी वगैरह मिल जाएगा। तो ये मुझे बताना, ये आपका होमवर्क है, देख के आना कार्बोहाइड्रेट कैसे चेक करते हैं,
कि किसी सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। और कार्ब्स का भी छोड़ो, आप एक्चुअल में आप देख के आना प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का देख के आना आप, शायद कार्ब्स का नहीं है उसमें, 6th क्लास की बुक में उसमें है इसका स्टार्च का, प्रोटीन का और फैट का। प्रोटीन का होगा, प्रोटीन का देख के आना, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद ये हो गए डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स के बाद आपको करवानी है डिसीजेस। डिसीजेस के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। लेट ब्लाइट बहुत फेमस डिजीज है, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, ठीक है। एक बार इस वजह से भूखमरी हो गई थी जब बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग किस पे डिपेंड थे, इस पे पोटैटो पे डिपेंड थे, है ना। तो इस पे डिजीज आ गई थी पोटैटो में एक टाइम में, तो पूरी जो फसल थी वो खराब हो गई थी। तो आपको ये एक्चुअल में इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, आपको इनकी डिजीज के नाम याद रखने हैं। और मैं सभी उसकी क्रॉप के ज़्यादा डिजीज नहीं करवाऊंगी डीप में, जिनकी इंपॉर्टेंट है वो करवा रही हूँ। पोटैटो स्कैब होता है, एक पोटैटो वार्ट होता है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ब्लैक स्कर्फ, ठीक है, स्कैब देन वार्ट। ये ब्लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली और लेट ब्लाइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका डोरमेंसी ब्रेकिंग। पोटैटो में कई बार क्या होता है कि ग्रो नहीं होते ये, क्योंकि वो डोरमेंट स्टेज में होते हैं। तो पोटैटो में डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, 1% ऑफ थायो यूरिया। थायो यूरिया यूज़ करेंगे डोरमेंसी की ब्रेकिंग करने के लिए। और एक चीज़ आपको पढ़ाई गई थी कि पोटैटो में अगर हमें पोटेशियम सप्लाई करना है तो हम KCl यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड में, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको बोलते हैं, उसके जो क्लोराइड आयन होते हैं वो क्या करते हैं, पोटैटो के स्टार्च कंटेंट को इफेक्ट करते हैं, है ना। इसीलिए आपको स्पेशली बताया था कि कुछ क्रॉप्स में हम KCl यूज़ नहीं करते, ये फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हिमानी आपको पीछे वाला लेक्चर सुनना पड़ेगा, KCl हम यूज़ नहीं करते, किस किस क्रॉप में नहीं करते, उसमें डिटेल से बता रखा है, ठीक है। एक चीज़ और, पोटैटो में जो क्रिटिकल स्टेजेस है ना, क्रिटिकल स्टेजेस इरिगेशन के लिए, वो एक तो है स्टोलन फॉर्मेशन, एक है ट्यूबर इलोंगेशन, ठीक है। 20 से 50 दिन के बाद आफ्टर प्लांटिंग स्टोलन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और जब स्टोलन्स फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद इसमें क्या होगा, जो ट्यूबर्स है वो थोड़े साइज में बड़े होने लग जाएंगे, ठीक है। हालांकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्रिटिकल स्टेज में से। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेस्टिक क्वारंटीन। भाई इस नाम से तो आप वाकिफ हो गए अब, है ना, क्योंकि पहले क्या था, सल्फेट से नहीं होता। सल्फेट कौन सा सल्फेट, कोई नहीं, देख के बता देना, आराम से कल बता देना, अभी तो मैंने पूछा ही नहीं। क्वारंटीन, इस नाम से तो आप बिल्कुल अच्छे से वाकिफ हो गए, है ना। लॉकडाउन आने से पहले कोई जानता ही नहीं था क्वारंटीन होता क्या है। तो क्वारंटीन में क्या होता है, किसी चीज को अलग रखा जाता है, क्यों, या तो जैसे अपने क्या था कि कोविड फैल रहा था एक दूसरे से, तो उस वजह से सभी लोगों को क्या कर दिया था, क्वारंटीन कर दिया था। प्लांट्स के केस में क्या होता है, जब मान लो किसी एक रीजन से हमें लग रहा है कि इस रीजन में पर्टिकुलर डिजीज है किसी क्रॉप की, ठीक है, और ये डिजीज अदर एरियाज में नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको क्वारंटीन कर देते हैं। क्वारंटीन का मीनिंग क्या है कि वो क्रॉप इस पर्टिकुलर एरिया से दूसरे रीजन में ट्रांसफर नहीं की जा सकती, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वारंटीन। तो अगर डोमेस्टिक का मीनिंग क्या, मान लो इंडिया है, तो विद इन इंडिया अगर ऐसा हो कि पर्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज आ रही है और अब इंडिया के दूसरे हिस्से में वो क्रॉप वहां से नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो डिजीज सिर्फ एक इस पर्टिकुलर एरिया में है। अगर हमने वो सीड भेज दिया या फिर वहां से प्लांट किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, आगे फैल जाएगी, है ना। इसको कहते हैं डोमेस्टिक क्वारंटीन। सबसे पहले अगर हम बात करें दार्जिलिंग पोटैटो के केस में, क्वारंटीन कहाँ किया गया है, एक तो किया गया है दार्जिलिंग में, ठीक है, दार्जिलिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है वार्ट
डिसीज, तो वार डिजीज की वजह से दार्जिलिंग में क्वारंटीन किया गया है। उसके अलावा जो तमिलनाडु में कौन सी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, वहां भी किया गया है, नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, तो आपको इसके अंदर से क्या याद रखना है, ये किसके लिए किया गया है, एक गोल्डन नेमेटोड होता है, गोल्डन नेमेटोड होता है, उसकी वजह से किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि दार्जिलिंग और नीलगिरी हिल से पोटैटो की ट्रांसफर पे रोक लगी हुई है, यानी उसको डोमेस्टिकली क्वारंटीन किया गया है। नेक्स्ट हमारी क्रॉप आ जाती है अनियन। ठीक है, अनियन, तो अनियन एलियम सेपा साइंटिफिक नेम है। इसका बताया था कि अनियन में जो पंजेंसी पाई जाती है, जो एक अलग फ्लेवर पाया जाता है, वो क्यों मिलता है, वो मिलता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से। ठीक है, पहली चीज, अनियन कैसी है, एक कूल सीजन क्रॉप, क्योंकि अनियन, और क्या लिखवाया था आपको उसमें, ये देखो स्लाइड, स्लाइड दिखाने से याद हो जाता है, इसलिए पहले मैं स्लाइड पे क्लिक कर देती हूँ। ये देखो, लॉन्ग डे प्लांट में अनियन और पोटैटो लिखवाया था, है ना। तो कूल सीजन क्रॉप्स में ये आती है हमारी लॉन्ग डे वाली क्रॉप्स मोस्टली। ठीक है, तो अनियन हमारा क्या हो गया, एक कूल सीजन क्रॉप। उसके अलावा अनियन के अंदर एक सब्सटेंस मिलता है जिसको बोलते हैं कैटिकोल। वो ऐसा सब्सटेंस है जो अनियन पे फंगस नहीं लगने देता, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है इसकी। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि अनियन की एंटी फंगल प्रॉपर्टी किस सब्सटेंस की वजह से होती है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, कैटिकोल। ठीक है, और महाराष्ट्र, और इसके अंदर एक चीज और क्या आएगी, अनियन में आपने देखा होगा कई बार, अगर अनियन रखे होते हैं ना, तो उसके अंदर स्प्राउटिंग हो जाती है और ग्रीन कलर की उसके अंदर स्टेम बनने लग जाती है। ठीक है, तो जब उसकी स्टोरेज की जाती है लंबे टाइम के लिए, तो 15 से 20 डेज आफ्टर स्टोरिंग, ठीक है, स्टोरिंग के 15-20 दिन बाद इसमें स्प्रे किया जाता है एमएच का। एमएच क्या होता है, एमएच होता है मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, मैलिक हाइड्राजाइड का स्प्रे किया जाता है, क्यों, टू चेक स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग को बचाने के लिए एमएच का स्प्रे किया जाता है, स्प्राउटिंग। ठीक है, अनियन में 15 से 20 दिन के बाद। अगर हम सीड रेट की बात करें, तो अगर हम सीड यूज कर रहे हैं तो 10 से 12 किलो सीड इनफ होगा पर हेक्टेयर। ठीक है, सीड कौन से होते हैं, जो अनियन के कलौंजी वगैरह होती है, बिल्कुल ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं, है ना। तो 10 से 12 किलो सीड यूज करते हैं पर हेक्टेयर। और अगर हम यूज कर रहे हैं अनियन के बल्ब को, यानी जो अनियन का पार्ट है उसी को यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका वेट ज्यादा होगा। तो वो कितना होता है, 750 से लेकर 1000 किलो तक, 1000 आएगा पर हेक्टेयर। ठीक है, ये अनियन का सीड रेट हो गया। अनियन से क्या होता है, अनियन का फायदा क्या है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सन स्ट्रोक, यानी कि जो गर्म लू होती है, बोलते हैं ना गर्मी में प्याज खानी चाहिए, लू नहीं लगती, तो सन स्ट्रोक से ये प्रिवेंट करता है। फिर क्वेश्चन आता है इसकी वेराइटीज कौन कौन सी होती है। इसकी वेराइटीज है पूसा रेड, नासिक के प्याज बहुत फेमस है ना, तो नासिक रेड, पटना रेड, अर्का बिंदु। ठीक है, ये इनफ है, इसकी वेराइटीज इतनी ही याद कर लो। तो यहाँ पर हमारा अनियन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं हम ब्रिंजल। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम मेलेंजिना। ठीक है, इसके अंदर पिगमेंट मिलता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है, उस पिगमेंट का नाम है एंथोसाइनिन। ठीक है, सीड रेट कितना होता है, शायद ब्रिंजल का पूछा गया था या ओकरा का पूछा था, मुझे ध्यान नहीं है इस एग्जाम में। तो 200 ग्राम सीड पर हेक्टेयर इनफ होते हैं। अनियन के सीड, सॉरी टमाटो के सीड और ब्रिंजल के सीड देखने में बहुत सिमिलर लगते हैं। कभी ड्राइड आपको मार्केट में देखने को मिले या मौका मिले तो देखना, देखने में सिमिलर से ही लगते हैं। इसमें वैरायटीज
ब्रिंजल की कौन कौन सी होती है? पूसा, ऋतुराज, ठीक है, पंत, सम्राट, पूसा, पर्पल, ठीक है। ये याद कर लेना। एक ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी किसकी वैरायटी है? जो थोड़ी अलग से दिखती है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ब्लैक ब्यूटी हमारी वैरायटी है किसकी? ब्रिंजल की। ठीक है। फिर है पूसा भैरव, इसकी वैरायटीज इंपॉर्टेंट है। पूसा भैरव। और नेक्स्ट आ जाती है पूसा उपकार, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप हमारी है चिली। मैं ट्राई कर रही हूँ आज आपके क्रॉप्स खत्म करवा ही दूँ, क्योंकि इसमें सारा आपका याद करने का है। सीड रेट वगैरह एक आधी वैरायटी है। तो कैप्सिकम एनम या कैप्सिकम स्पीसीज बोटेनिकल नेम है चिली का, ठीक है। अगर रेड कलर होता है इसमें किसकी वजह से होता है? कैप्साइजेन, कैप्साइंथिन। एक्चुअल में किससे बना है? जैसे हमारा एंथोसाइनिन है ना, तो उसी से बना है। और जो कैप्साइसिन वर्ड है ना, वो हमारा चिल्ली से रिलेटेड है। तो कैप्साइंथिन। और अगर पंजेंसी की बात करें, जो चिल्ली में अलग सा फ्लेवर मिलता है, वो किसकी वजह से है? वो है कैप्साइसिन की वजह से, कैप्साइसिन, ठीक है। जो इंडिया है वो मेजर प्रोड्यूसर है इसका, मेजर। क्योंकि हमने सीधा सी बात, आपको पता है कितने आप थोड़े से स्पाइसी टाइप का खाना खाते हैं ना, तो मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया का इसमें। कंज्यूमर भी है, कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करता है, और इसको एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। तो इंडिया है मेजर कंज्यूमर, मेजर प्रोड्यूसर, मेजर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर ऑफ चिलीज, ठीक है। सीड रेट कितना करेंगे? 1 से 1.5 किलो सीड। अब चिली के सीड भी देखोगे ना, वो भी आपको सिमिलर मिलेंगे ब्रिंजल और टमाटो के। तो 1 to 1.5 kg सीड पर हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद इसकी देख लेते हैं वेराइटीज। चिली की वेराइटीज कौन कौन सी है? भारत, इंदिरा, अर्का, लोहित, पूसा, ज्वाला और कैलिफोर्निया वंडर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी क्रॉप ओकरा, यानी लेडी फिंगर, यानी भिंडी। अबेलमुस्कस एस्क्यूलेंटस, जिसका मैंने बोला था साइंटिफिक नेम इसका एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इसकी सीड रेट की, तो सीड रेट इसका कितना है? अगर इसको ही हम सोइंग करते हैं खरीफ सीजन में, तो 12 से 15 किलो सीड पर हेक्टेयर यूज करते हैं। अगर हमने इसकी सोइंग की स्प्रिंग सीजन में या फिर थोड़े समर सीजन में, तो इसका सीड रेट थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, हम 18 से 20 किलो पर हेक्टेयर रखेंगे, ठीक है। वेराइटीज इसकी भी इंपॉर्टेंट है। प्रभानी, क्रांति, ये सुना होगा, क्रांति। उसके अलावा वर्षा, उपहार। इसकी वैरायटी मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखवाई है, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक है इसकी हिसार उन्नत, ठीक है, हिसार उन्नत। और जो वाइट फ्लाई है वो ओकरा पे भी आती है और कॉटन पे भी आती है, ठीक है। तो वाइट फ्लाई में अगर ऑप्शन आपके पास कॉटन ना आए, तो उसका आंसर आ जाएगा ओकरा। ओकरा पे भी अटैक करती है वाइट फ्लाई। फिर नेक्स्ट आती है हमारी कौन सी क्रॉप? कैबेज। कैबेज ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी आपको बताई थी, कैपिटाटा, ठीक है। इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जो होता है एंटी कैंसरस, जिससे कैंसर नहीं होता। उस सब्सटेंस का नाम क्या है? इंडोल 3 कार्बिरोल। इंडोल 3 कार्बिरोल एंटी कैंसरस
प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। जो इसका फ्रूट होता है ना, कैबेज का, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, कैबेज मतलब बंद गोभी, तो इसका जो फ्रूट होता है उसको बोला जाता है हेड, जो हम मार्केट से लेके आते हैं। ठीक है, इस फ्रूट को ये कहते हैं। और इस फ्रूट का टाइप कैसा होता है? टाइप होता है सिलिक्वा। सिलिक्वा आपने और भी कहीं सुना होगा। मस्टर्ड का मैंने आपको बताया था, इसका फ्रूट टाइप होता है सिलिक्वा। एक्चुअल में क्या होता है, फ्रूट टाइप में क्या है, आपको उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि इस फ्रूट टाइप को हम इस क्लास में रखेंगे। वो इतने डिटेल से करवाया नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आता, एक आधे के पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए कि इस टाइप का फ्रूट होता है इसका सिलिक्वा। और इसके जो फ्रूट को बोलते क्या है हम, इसके फ्रूट को हम बोलते हैं हेड। सीड रेट कितना होता है इसका? 500 से 750 ग्राम पर हेक्टेयर। कितना? 500 से 750 ग्राम पर हेक्टेयर। वेराइटीज इसकी भी थोड़ी अलग है वेराइटीज। एक है गोल्डन एकड़, एक है प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है। एक है पूसा मुक्ता, पूसा मुक्ता, ठीक है। एक है पूसा ड्रम हेड, ठीक है, ड्रम हेड आएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आती है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कौन सी आ जाएगी इसकी? बोट्राइटिस। बोटेनिकल नेम आपको लिखवा ही दिए। इसके फ्रूट को हम बोलते हैं कर्ड। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कैबेज के फ्रूट को हम हेड बोलेंगे, कॉलीफ्लावर के फ्रूट को हम कर्ड बोलेंगे। ये ध्यान रखना, भूलना मत। और जो कर्ड होता है उसमें से कई बार हम क्या करते हैं, सेंट्रल पोर्शन जो होता है उसके बीच में उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि जो फ्लोरल टाइप का जो पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा बने। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्कूपिंग। क्या बोलते हैं? स्कूपिंग। जैसे आइसक्रीम के निकालते हैं ना हम, उसी तरीके से क्या करते हैं, जो हम करते हैं रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? स्कूपिंग। एक पार्ट, एक प्रोसेस होती है ब्लैंचिंग। ब्लैंचिंग में क्या करते हैं? टू अरेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एक्चुअल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप गोभी रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। तो ब्लेंचिंग में क्या करते हैं, उसके कुछ चीज़ों से ट्रीटमेंट कराया जाता है ताकि उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी ना हो और वो जल्दी से येलो ना हो, ठीक है। तो जहाँ बहुत टाइम तक कॉलीफ्लावर हमें रखना होता है तो वहां पर हम ब्लेंचिंग करवाते हैं। तो ब्लेंचिंग क्या होता है, ये आपको एक्टिविटी पता होनी चाहिए। स्कूपिंग होता है कर्ड के सेंट्रल पोर्शन को रिमूव करना, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अरेस्ट करना या रोकना क्या कहलाता है? ब्लेंचिंग, ठीक है। फिर आती है वैरायटी। वैरायटी है पूसा स्नोबॉल। एक इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूसा हिम ज्योति। इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर सेल्फ ब्लेंचिंग की कैपेबिलिटी होती है। सेल्फ ब्लेंचिंग की कैपेबिलिटी होती है, मतलब क्या है इसका, कि खुद ब खुद इसके अंदर क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी आफ्टर हार्वेस्टिंग रुक जाती है, ताकि इसमें ब्लेंचिंग हमें आर्टिफिशियल तरीके से ना करनी पड़े। तो इसके अंदर खुद ही ऑलरेडी क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, इस वजह से इसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। फिर आते हैं डिसऑर्डर्स। कोल क्रॉप्स के डिसऑर्डर्स क्या हैं? एक तो आता है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में क्या होगा, जो गोभी होगी उसका फूल बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये क्यों होता है? या तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्रोस्ट हो जाए, ठीक है। सेकंड एक होता है बटनिंग। बटनिंग में क्या होगा, बजाय कि प्रॉपर गोभी का फूल बनने के छोटे छोटे से बटन टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी फ्रूट की। तो ये क्यों होता है? ये होता है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। एक होता है होलो स्टेम। इसकी स्टेम होलो बन जाएगी। स्टेम होलो होने से क्या होगी, स्टेम से इसकी वीक होगी और फ्रूट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। ये किसकी वजह से होगा? या तो बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर नाइट्रोजन के एक्सेस होने की वजह से, ठीक है। एक होता है विपटेल। विपटेल भी किसकी वजह से होता है? मोलिबिडनम की डेफिशिएंसी की वजह से। देन होता है क्लोरोसिस, प्लांट का येलो पड़ जाना, क्लोरोसिस
मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से मिलेगा मोस्टली प्लांट्स में। अगर क्लोरोसिस है, बहुत सारे प्लांट्स में मिलता है ये। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोसिस, उसके अंदर क्लोरोफिल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, येलो पड़ जाता है प्लांट। और क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, मैग्नीशियम। तो ऑब्वियसली किसकी वजह से होगा ये, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। एक होता है ब्राउनिंग, यानी उसका ब्राउन हो जाना फ्रूट्स का, ये किसकी वजह से होता है, बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, तो ये आपके जो वेजिटेबल क्रॉप्स थी वो कंप्लीट हो गई। अब इससे रिलेटेड जो एलाइड एक्टिविटीज है, एलाइड एक्टिविटीज वो रहती है हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के अलावा, जैसे कि आपका बी कीपिंग हो गया, वर्मी कंपोस्टिंग हो गया जो अर्थवॉर्म वाला पार्ट है, और उसके अलावा एक आधी चीजें उसके अंदर और है आपकी, कुछ टर्म्स बतानी है वो आपको बता देंगे। ठीक है, एक मशरूम का थोड़ा बहुत करवाना है। तो एक बार फटाफट से रिप्लाई कर दो, जो आज करवाया है उसमें किसी का कोई डाउट? सब कुछ आ गया समझ में? हो गया क्लियर? चलो फिर आ गया समझ में, तो क्लास खत्म करते हैं आज की। ठीक है, राजेंद्र, ढींगरी एक टाइप का मशरूम होता है। ढींगरी इज अ टाइप ऑफ मशरूम। तो मशरूम के बारे में आपको करवाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत बता देंगे। और कुछ? चलो